कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन कवर करेंगे। इसमें जो आपका दूसरा वीडियो हो जाएगा, आप सोचिएगा कि सर ये दूसरा वीडियो है, आप जो है ना एक ही नंबर से बता रहे हैं। तो देखिए वीडियो 1 में जो है ना ये 1 नंबर का क्वेश्चन जितना भी है ये तीनों करा दिया गया है, लेकिन एक वीडियो में सारा क्वेश्चन कवर करने के लिए प्रश्नावली 1.1 का बनाया जा रहा है। और उसमें वीडियो 1 में जो है ना जितना भी बेसिक बात है, ये वास्तविक संख्या से जुड़े हुए क्वेश्चन है, जितना भी बेसिक बात है डीप से डीप में दिया है। यदि आप प्रश्नावली 1.1 को आसानी से बनाना चाहते हैं तो वीडियो 1 अवश्य देखें, क्योंकि उसमें सारा चीज़ डीप से बताया गया है। आज जो है ना इसमें बता देंगे कि इतना बता देंगे कि ये जो आप इसमें बना सकते हैं ये सब समझ सकते हैं, लेकिन उसमें उससे भी डीप बताया गया है, आप उसको ज़रूर देखें। अब देखिए क्या कहता है प्रश्नावली प्रश्न 1 में, कहता है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए। निम्नलिखित संख्याओं का मतलब किसका, तो ये संख्या जो दिया गया है हमको इस संख्या का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे तो जैसे हम एचसीएफ नॉर्मली निकालते हैं उस तरह से नहीं, हमको एचसीएफ बोल रहा है एचसीएफ ही ज्ञात करने के लिए, लेकिन किसके सहायता से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के सहायता से। तो भाई यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, तो देखिए ये यूक्लिड हो गया वैज्ञानिक का नाम, ये विभाजन मतलब हो गया कि डिवाइड करना, और एल्गोरिथम एक प्रोसेस है जिसे स्टेप बाय स्टेप करने के बाद आप किसी भी क्वेश्चन का जो है ना आंसर प्राप्त कर सकते हैं। उस प्रोसेस को एल्गोरिथम कहा जाता है। ठीक, तो देखिए नंबर 1 में जानने से पहले थोड़ा सा बता देते हैं इसका मुख्य बात जो होता है। तो प्रश्न जैसे देख लिए, हम मान लिए 2 संख्या ले लिए, हम माना 2 संख्या, ये बता नहीं रहे हैं, ये जो है मात्र आपका बेसिक बात बता रहे हैं। 2 संख्या ले लिए हम 225 और 135 ले लिए हम 2 संख्या। ठीक, इन्होंने यूक्लिड विभाजन ने एक सूत्र दिया था, उस सूत्र को हम दिखाएंगे क्या कौन सा सूत्र दिया है, उसी के सहायता से जो है ना यूक्लिड विभाजन के सूत्र की सहायता से ही हमको एचसीएफ ज्ञात करना है। तो उन्होंने क्या किया, जैसे कि आप भागा देते हैं 2 संख्या में, बड़े वाला संख्या में छोटा सा भागा देना है। तो 225 में अगर 135 से भागा देते हैं, 135 से भागा देते हैं, देखिए कितना बार में डिवाइड हो जाएगा ये, तो एक बार में होगा, दो बार में करने के बाद 270 हो जाएगा, जो कि इसमें नहीं खाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक बार में खिला देते हैं, 0, 12 में से 3 गया तो 9। ठीक, उसके बाद ये हो गया। अब देखिए इसमें सभी का अपना अपना नाम है। इसका नाम भाज्य बोला जाता है, हिंदी में भाज्य, इसको भाजक बोला जाता है, इसको भागफल बोला जाता है, इसको शेषफल बोला जाता है। इसको इधर लिखते हैं क्योंकि उधर थोड़ा सा कम है, शेष फल बोला जाता है। ठीक, तो देखिए भाजक और भागफल और शेषफल बोला जाता है। तो इन्होंने जो है ना किसी भी 2 संख्या में अगर आप डिवाइड करते हैं, भागा देते हैं, तो उन्होंने सोचा कि हम कैसे जानेंगे कि ये जो हम भागा दिए हैं ये सही है। तो उसके लिए उन्होंने सूत्र दिया, भाज्य बराबर, मतलब इसको ज्ञात करने के लिए ये जो हम दिए हैं इसको प्राप्त कर देंगे इस तीनों अंक को मिला करके। तो उन्होंने क्या किया, इसको ले लिया 225 बराबर, और इसको भी लिया 135, इसमें जो है ना गुना कर दिया भागफल से, 1 जोड़ दिया इसमें 90 शेषफल को। ठीक, अब इसको अगर आप गुना करके जोड़ते हैं तो इतना हमें प्राप्त हो जाता है, और जब इतना प्राप्त हो जाता है तो हमको सिद्ध हो जाता है कि ये जो भागा हम किए हैं ये सही है, बस। तो यही सूत्र दिया था यूक्लिड ने। यही सूत्र किसने दिया था, यूक्लिड ने। इस सूत्र को हम डिनोट करते हैं A बराबर BQ + R से। ठीक, A को भाज्य बोला जाता है, A को भाज्य बोला जाता है, B को भाजक बोला जाता है, Q को भागफल बोला जाता है, और R को शेषफल बोला जाता है। इसे इंग्लिश में रिमाइंडर कहते हैं। ठीक, ये हमें सूत्र दिया, और प्रश्न में बोल रहा है कि इसी सूत्र के सहायता से हमें एचसीएफ का मान ज्ञात करना है। तो हम देखिए ये जो हम माने हैं वे प्रश्न 1 का ही है। तो इसमें देखिए ये स्टेप हो गया, यहाँ तक तो हो गया। अब क्या करना है, ये जो भाजक के स्थान पर है उसको हम भाज्य के रूप में लिखेंगे। यहाँ पे भाजक के स्थान पर जाएँ उसको हम भाज्य के स्थान पर लिखेंगे, और ये शेषफल जो है उसको हम क्या बना देंगे, भाजक बना देंगे। और इसमें कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दफ़े में 180 हो जाता है, जो कि संभव नहीं है, एक बार में ही ये भी खाएगा। ठीक, 5 का 5, 13 में से 9 गया तो 4। ठीक, अब देखिए फिर से क्या करना है, जब तक हमें 0 नहीं प्राप्त हो जाएगा इस प्रोसेस में, तब तक ये जो है ना भाजक, ये भी भाजक, इसको जो है ना भाज्य में परिवर्तित करते जाएंगे, और ये जो हमारा शेषफल होता है उसको हम भाजक में परिवर्तित करते जाएंगे।
तो यहाँ देखिए ये शेषफल है, इसको हम क्या बनाएंगे, भाजक बनाएंगे। भाजक बना दिए। अब इस भाज्य बनाएंगे किसको, तो ये 90 को, शेषफल को भाज्य बनाएंगे 90। अब देखिए 2 दफ़े में खा जाता है तो बच जाता है हमें शून्य। देखिए ये स्टेप, कितना स्टेप में हमारा शून्य प्राप्त हुआ, तो 3 स्टेप में हमें शून्य प्राप्त हुआ है। 3 स्टेप में हमें शून्य प्राप्त हुआ है। तो इसी को जो है ना स्टेप वाइज लिख दिया है हम। देखिए ये सूत्र जो दिया गया था वे मात्र इतना साइन के लिए दिया गया था, ठीक। तो हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। तो देखिए इतना सा के लिए हमें क्या दिया गया था, यूक्लिड ने एक सूत्र दिया था। यहाँ पर देखिए ये हो जाता है भाज्य, भाजक और भागफल और शेषफल। इसमें अगर इसको हम भूल जाएँ तो यहाँ पर हमें क्या हो जाता है, वही प्रोसेस मिलता है जो ऊपर में है, वही प्रोसेस मिलता है। अगर हम इसको भूल जाए कुछ है तो यहाँ देखिए ये भाज्य का काम करेगा, भाजक भागफल और शेषफल का काम करेगा। तो वही क्या है, स्टेप वाइज इसको उतार दिया गया है। तो देखिए हम हल करेंगे। यहाँ पर कॉमन बात क्या है कि बड़े वाला में छोटे से भाग देना है, बड़े वाला में छोटे से भाग देना है। तो हम पहले डिफाइन कर लेंगे कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है। इसीलिए इसका हल करने के लिए जा रहे हैं। सॉल्यूशन दे दिए, ठीक। इसमें डिफाइन करना है कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो 225 बड़ा है तो ग्रेटर देन 135, ठीक। ये हमें डिफाइन कर दिए। इसके बाद हमें एचसीएफ याद करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से, मतलब इस सूत्र की सहायता से। तो यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक। तो इसका सूत्र क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसको पहले लिख लेते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसमें देखिए ये भाज्य का काम करता है, ये भाज्य को ए लिखा गया है, भाजक को बी लिखा गया है और भागफल को क्यों लिखा गया है और शेषफल को आर लिखा गया है, ठीक। तो अब पहला स्टेप में देखना है, हमको नीचे नहीं जाना है। शेषफल जहाँ पर हमें प्राप्त हो जाता है पहला स्टेप में, वहीं से इसको उतार देना है इस पर। यहाँ जैसे जैसे स्टेप उसको यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट स्टेप में भाज्य बराबर कितना है, 225। तो यहाँ पर लिख देंगे हम भाज्य के स्थान पर कितना है, 225। तो 225 बराबर बी, यानी कि भाजक के स्थान पर कितना है, 135। तो 135 लिख देना है, ठीक। गुना क्यों यानी कि भागफल के स्थान पर कितना है, 1। तो 1 लिख देंगे, ठीक। उसके बाद या शेषफल कितना बचा है पहला स्टेप में, 90। तो 90 लिख देना है हमको यहाँ पे। उसके बाद देखिए इतना तो हो जाएगा। अब दूसरा स्टेप में जाएंगे हम। दूसरा स्टेप में हमें भाज्य, इधर अब भूल जाना है हमको। यहाँ दूसरा स्टेप में देखिए भाज्य है 135। तो 135 लिख देंगे। हम इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे कैसे बनाया जाएगा, हालांकि वीडियो 1 में बता दिया गया है। भाज्य बराबर 135 और भाजक यहाँ पर लिखा जाता है, बी भाजक हो गया। तो भाजक के स्थान पर इस प्रोसेस में दूसरा स्टेप में किया है 90। तो 90 लिख देंगे और भागफल के स्थान पर 1। तो 1 लिख दिए। और शेषफल हमें इस स्टेप 2 में क्या बचा है, 45। तो 45 लिख देंगे, ठीक। तो उसके बाद देखिए अब पहला और दूसरा स्टेप का काम हो गया। तो तीसरा स्टेप में जाएंगे और इधर सारा भूल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए भाज्य का काम करेगा 90 और भाजक का काम करेगा 45। भागफल का काम करेगा 2 प्लस 0। देखिए यहाँ पर जो है ना हमारा यही हो जाता है HCF, ठीक। तो हमें ये स्टेप तब तक करना है जब तक कि हमें शेषफल 0 ना प्राप्त हो जाए। जब 0 प्राप्त हो जाएगा तो यहाँ पर भाजक के स्थान पर जो होता है वह हमारा HCF हो जाता है। लेकिन हमको याद करना है किसके प्रोसेस से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यानी कि यूक्लिड के प्रोसेस जो सूत्र दिया है उससे याद करना है। तो देखिए जब इस तरह से लिख लीजिएगा इससे, तो यहाँ पर देखिएगा जो 0 जब हमें प्राप्त हो जाएगा, रिमाइंडर जब यानी कि शेषफल 0 प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ पे बराबर के साइड में यानी कि भाजक के स्थान पर जो हमें प्राप्त होगा वही हमारा हो जाता है HCF। तो इसलिए हम लिख देंगे हमें क्या प्राप्त हो गया, HCF इक्वल टू 45, ठीक। तो आगे चलते हैं। आशा करते हैं कि इधर सारा प्रोसेस समझ गए होंगे। हाँ, अब शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं, मतलब कैसे बनाइएगा। तो देखिए जैसे हमें 2 संख्या दिया जाएगा, इसमें पहले हमें डिसाइड करना पड़ेगा कौन छोटा है और कौन बड़ा है, ठीक। शॉर्ट ट्रिक बनाने का नियम बता रहे हैं। तो इसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन है, इसमें डिसाइड कर लेना। यहाँ पर जैसे कि हम कर लिए। उसके बाद जो सबसे बड़ा होगा उसको हम भाज्य के स्थान पर लिखेंगे। उसके बाद जो छोटा रहेगा उसको बराबर के साइड में यानी कि भाजक के स्थान पर लिख देंगे, ठीक। उसके बाद क्या करना है कि इसमें इतना से गुना करना है कि ना ही 225 से बड़ा होना चाहिए, छोटा होगा चलेगा, इसके बराबर होगा तो भी चलेगा, लेकिन इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये 2 से अगर हम गुना करते तो ये 170 हो जाता, तो इससे बड़ा हो जाता। तो
क्या करना है हमको, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, इससे छोटा होगा या फिर बराबर होगा तो चलेगा। तो एक दफ़े में इसमें गुना कर देना, और जो गुना किए तो इसमें गुना करने के बाद इसमें घटा देना, घटा करके जो हमें प्राप्त होगा यहाँ पर लिख देंगे। जैसे कि 225 में 135 को घटाएंगे तो हमें 90 प्राप्त होगा। तब यहाँ के बाद हम यहाँ नीचे स्टेप क्या करेंगे, उसमें क्या करना है, यहाँ जो भाजक के स्थान पर है यानी कि बी के स्थान पर जो है उसको हम ए के स्थान पर लिख देंगे, यानी कि भाज्य के स्थान पर लिख देंगे। उसके बाद यहाँ शेषफल के स्थान पर जो है उसको हम बी के स्थान पर लिख देंगे यानी कि भाजक के स्थान पर लिख देंगे। ठीक, यही करना है। उसके बाद फिर यहाँ पर वही काम करना है। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा कौन है, सॉरी 135 में कितना, 135 से बड़ा नहीं लाना है, तो अर्थात 90 में हम कितना से गुना करें तो 135 से बड़ा नहीं होना चाहिए, और इससे छोटा रहेगा तो चलेगा, और इसका बराबर भी रहेगा तो चलेगा। तो यहाँ पर देखिए अगर 2 से गुना कर देंगे तो 180 हो जाएगा, जो कि इससे बड़ा हो जाएगा। तो इसमें 1 से गुना करेंगे तो गुना करने के बाद 135 में यहाँ जो हमें प्राप्त होगा उसको घटा देंगे, यानी कि 135 में 90 घटाएंगे तो हमें 45 प्राप्त होगा। और अब हमें क्या करना है, अब यहाँ फिर से वही प्रोसेस करना है। अब यहाँ फिर से वही प्रोसेस करना है। ये यहाँ 90 जो है यानी कि भाजक के स्थान पर जो है उसको हम भाज्य के स्थान पर लिख देंगे, और यहाँ पर शेषफल के स्थान पर जो है उसको हम भाजक के स्थान पर लिख देंगे। ठीक, तो फिर से यहाँ पर वही प्रोसेस करना है। इसमें 45 में कितना से गुना करेंगे तो हमें 90 से बड़ा नहीं होना चाहिए, और 90 के बराबर होगा तो चलेगा, और 90 से छोटा होगा तो भी चलेगा। तो यहाँ पर 45 गुना 2 कर दिए तो हो जाएगा हमारा 90, यानी कि बराबर हो गया। और बराबर जब हो गया तो इसमें हम 90 में 90 को घटाएंगे, 45 गुना 2 करेंगे तो 90 होगा, 90 में 90 को घटाएंगे तो हमें शून्य प्राप्त होगा। जब यहाँ पर हमें शून्य प्राप्त हो जाएगा तो बराबर की साइड यानी कि भाजक के स्थान पर जो होगा वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। ठीक, तो चलते हैं आगे क्वेश्चन। 2 नंबर में देखना है, यहाँ पर हमने क्या बोले थे, जो सबसे बड़ा होगा। इसमें सबसे बड़ा कौन है, 38 220। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन दे देंगे। उसके बाद 38 220 बड़ा है किससे, 196 से। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, हम जैसा कि बताएं सबसे बड़ा जो है उसमें पहले लिख देना है। पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, हमें पूछ रहा है एचसीएफ का मान ज्ञात करना है और यूक्लिड बाइनरी एल्गोरिथम की सहायता से, इसीलिए लिखेंगे यहाँ पर चूँकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से उन्होंने सूत्र क्या दिया था, ए बराबर BQ + R। ठीक, तो सबसे पहले तो इतना करने के बाद हम यहाँ से अपना से भी लिख सकते हैं। सबसे पहले जो सबसे बड़ा रहेगा उसको हम 38 220। ठीक, उसके बाद जो यहाँ पर बच जाता है उसको यहाँ पर लिख देना है। ठीक, उसके बाद अगर यहाँ पर आपसे होता है तो कर लीजिए, नहीं तो यहाँ पर जो प्रोसेस बताए थे उससे आपको गुजरना पड़ेगा। तो यहाँ पर 38 220 में ऐसे तो हम कर सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए 38 220 में हम कितना से डिवाइड करेंगे, 196 से। देखिए सबसे पहले तो 1 से खाएगा, 196, 12 में से 6 गया तो 6, यहाँ पर 1 से पैसा ले लिया था उससे, तो यहाँ पर 17 में से 9 जाएगा, 17 में से 9 जाएगा तो हमें कितना बच जाएगा, 8। ठीक, यहाँ पर भी पैसा ले लिया है तो ये 2 में से 1 जाएगा तो 1। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या उतर जाएगा, हमें यहाँ तक तो हो गया, यहाँ 2 उतर जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2 उतर जाएगा। अब कितना दाफिम खाएगा, अंतिम में गुना करके देखिए, 1 से करते हैं तो नहीं होगा, तो यहाँ पर देखिए 9 से खा जाता है, 9 से खिलाते हैं तो पहले यहाँ पर गुना कर लीजिए। 9 से 45 9 54, 54 का 4 बाकी 5, 9 में 81 5, 9 में 81 5 86, बाकी हो गया 8, 9 का 9 + 8 17 हो गया। ठीक, उसके बाद यहाँ पर खिला दीजिए, 12 में से 4 जाएगा तो 8, 15 में से 6 जाएगा तो 9। ठीक, यहाँ पर कट जाएगा, उसके बाद यहाँ पर शून्य उतरेगा, शून्य उतरने के बाद यहाँ पर देखिए 5 से खाएगा, 56 से 30 बाकी 3, 9 से 45 3, 48 बाकी 4, 5 4 9, यहाँ पर शून्य हमें प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक ही स्टेप में हो गया है, तो यहाँ पर लिख देंगे कितना, ये तो हम भाज्य में जो था एक स्थान पर जो था उसको हम लिख दिए यहाँ पे, उसके बाद भाजक के स्थान पर जो है हमें उसको भी लिख दिए यहाँ पे, उसके बाद शेषफल के भागफल के स्थान पर जो है उसको यहाँ पर हम लिख दिए, और शेषफल के स्थान पर जो हमें यहाँ पर लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर शून्य हमें प्राप्त हो गया, और जब हम बोले जब यहाँ पर शून्य प्राप्त हो जाएगा तो यहाँ पर जो हमें प्राप्त होगा यानी कि भाजक के स्थान पर जो लिखा रहेगा वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो इसलिए एचसीएफ = हो जाएगा हमारा 196। ठीक,
अब प्रश्न नंबर 3 का आप अपना से प्रयास कीजिएगा, अगर नहीं होगा तो आप वीडियो नंबर 1 में चला जाइएगा, उसमें बता दिया गया है। ठीक, तो अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 2 में दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इतना इतना या इतना के रूप का हो सकता है जहाँ क्यों कोई पूर्णांक है। यहाँ पर क्वेश्चन में समझने की बात है, यहाँ बोल रहा है दर्शाने के लिए, क्या चीज़ दर्शाने के लिए बोल रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक, जो कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, आपको हम बोले थे फर्स्ट वीडियो में कि पूर्णांक हो जाता है 2 प्रकार का, एक धनात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक, उसमें शून्य आता है कॉमन। तो यहाँ पर देखिए धनात्मक विषम पूर्णांक, तो मतलब विषम पूर्णांक तो है, मतलब धनात्मक होना चाहिए, जितना भी अंक लेंगे हम वे सारा का सारा धनात्मक तो लेंगे, हम धनात्मक विषम पूर्णांक धनात्मक तो लेंगे, लेकिन वे कैसा होना चाहिए? विषम संख्या, अर्थात जिसमें 2 से पूर्ण रूप से भाग नहीं लगता है, वो ऐसा संख्या लेंगे। ठीक ना? तो यहाँ कहता है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इतना और इतना के रूप में लिखा जा सकता है। तो विषम पूर्णांक यह सिद्ध करना है कि हमें सूत्र प्राप्त करना है कि विषम पूर्णांक को हम इतना इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ से ही आपको बता देंगे कि हाँ लिख सकते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि जहाँ क्यों कोई पूर्णांक है, कोई भी पूर्णांक है, कोई ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं बोला गया है कि पूर्णांक तो है लेकिन विषम पूर्णांक है, ऐसा नहीं बोला गया है। क्यों? कोई भी कोई भी पूर्णांक है, कोई भी पूर्णांक ले लीजिए, चाहे ऋणात्मक पूर्णांक लीजिए या धनात्मक पूर्णांक लीजिए। तो यहाँ पर अगर लेते हैं, मान लीजिए ये हम ले लिए, इसमें अगर कोई भी धनात्मक पूर्णांक लेंगे 1 2 3 4 5 कोई भी ले सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर 1 ले लिए हम, ठीक, गुना में +1, यहाँ देखिए हमें क्या प्राप्त हुआ? विषम संख्या प्राप्त हुआ। उसके बाद यहाँ पर भी देखिए, यदि क्यों के स्थान पर 1 ले लिए +3 कर दिए, 6 3 9, ये भी देखिए विषम संख्या प्राप्त हुआ। विषम संख्या प्राप्त हुआ, लेकिन ऐसा कैसा है? धनात्मक विषम पूर्णांक। तो यही हमको दर्शाने के लिए बोल रहा है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो आइए हम दर्शाते हैं इसको, क्या इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। देखिए आप ध्यान दीजिए, तो ये देखिए यूक्लिड विभाजन के जो है ना सूत्र पर आधारित है। अगर हम मान लिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक हमें है, अगर मानेंगे हम कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक ए है, तो ए है तो इसको हम तो इस रूप में लिख सकते हैं। अभी हम आपको दिखाए तो यहाँ पर देखिए, अगर इसको हम लिख देते हैं तो ये क्या हो जाता है हमारा? ये भाज्य हो जाएगा, ये भाजक हो जाएगा, ये भागफल हो जाएगा, ये शेषफल हो जाएगा, उसी रूप से है। तो अर्थात हम इसको जो है ना दर्शाने का कोशिश करेंगे किसके सूत्र के अनुसार? यूक्लिड के सूत्र के अनुसार इसको दर्शाना उचित समझेंगे हम। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा? भाजक हम क्या बोले थे? और यहाँ पर देखिए भाजक के बाद यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा? भाजक। ठीक, भाजक के बाद हम क्या बोले थे? भाजक से हमेशा क्या छोटा होता है? शेषफल छोटा होता है। भाजक से हमेशा शेषफल छोटा होता है, अर्थात यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? शेषफल हमेशा छोटा रहेगा। तो भाजक से छोटा रहेगा या फिर भाजक के बराबर भी हो सकता है, सॉरी भाजक तो छोटा रहेगा, शून्य भी हो सकता है। तो इससे छोटा जितना भी आएगा वे हम ले सकते हैं। अर्थात यहाँ पर हम बोल सकते हैं शेषफल जो होगा वे 6 से छोटा होगा, अर्थात 0 1 2 3 4 5 होगा, लेकिन 6 के बराबर नहीं होगा। 6 के बराबर अगर होगा तो ये बराबर होकर कर जाएगा और 0 ही प्राप्त होगा हमें। ठीक, ये हम जान लिए कि आर का मान इतना होगा। लेकिन इसमें भी क्या है कि कोई भी हमें धनात्मक विषम संख्या प्राप्त करना है। देखिए यहाँ पर कोई भी चीज़ से 6 में गुना कीजिए, 6 में क्योंकि स्थान पर 1 से कीजिएगा तब पर भी 6 आएगा। ठीक, 2 से कीजिएगा तब पर भी 12 आएगा, यानी कि सम संख्या आएगा, हमें सम संख्या आता ही जाएगा। 3 से करिएगा तब पर भी सम संख्या प्राप्त होगा हमें 18। ठीक, 4 से करिएगा तब पर भी हमें सम संख्या प्राप्त होगा 24। ठीक, अब देखिए हमें प्राप्त करना क्या है? विषम संख्या। विषम संख्या जब हमें प्राप्त करना है तो इसमें सम संख्या यदि जोड़ दें तो हमें सम संख्या ही प्राप्त होगा, अर्थात 8 प्राप्त हो जाएगा। अगर विषम संख्या हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर 7 प्राप्त होता है, जो कि एक क्या है? विषम संख्या है। इसमें भी देखिए 2 अगर जोड़ते हैं तो सम संख्या प्राप्त होता है, अगर 3 जोड़ते हैं तो विषम संख्या प्राप्त होगा हमें, यानी कि ये हमको इससे प्राप्त होता है। यदि हम इसमें विषम संख्या जोड़ेंगे तब ही हमें क्या प्राप्त होगा? धनात्मक विषम पूर्णांक प्राप्त होगा। इसमें विषम संख्या जोड़ेंगे तब हमें धनात्मक विषम पूर्णांक प्राप्त होगा। तो अर्थात यहाँ पर हम ये कह सकते हैं इसमें 2 कैंसिल हो जाएगा। अगर इसमें 0 जोड़ेंगे तब पर भी हमें सम संख्या ही प्राप्त होगा, अर्थात ये 0 भी हट जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए 4 जोड़ेंगे तब पर भी 10 आएगा, 10 सम संख्या है तो इसलिए ये भी कैंसिल हो जाएगा। इससे हमें तो ये निश्चित हो गया, अगर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से हम याद करना चाहेंगे तो यहाँ पर आर का मान 1
3 5 होगा, 1 3 5 होगा, ये निश्चित हो गया। ठीक, तो अब चलते हैं, आर का मान 1 3 5। तो देखिए सबसे पहले मानेंगे कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है, कोई भी है लेकिन धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो सॉल्यूशन देंगे पहले, उसके बाद मानेंगे। माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो हम ये धनात्मक विषम पूर्णांक है, लेकिन इसको हम दर्शाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के सहायता से। तो अर्थात हम यहाँ पर लिखेंगे चूंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से इसका सूत्र क्या हो जाता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक, यहाँ पर देखिए जहाँ लिखेंगे हम, जहाँ क्या इसमें जो है इस सूत्र में यहाँ पर अगर देखेंगे तो क्या चीज़ हमारा निश्चित है, क्यों का मान निश्चित है, क्योंकि ऑलवेज पूर्णांक होगा, तो हम लिखेंगे क्यों का मान हमेशा पूर्णांक होगा। ठीक, यहाँ पर देखिए आर का मान हमने सिद्ध कर दिया कि आर का मान क्या हो जाएगा, हमें 1 3 5 से आगे नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये आर हो गया यानी कि शेषफल हो गया, शेषफल का मान पूर्ण भाजक से हमेशा कम होता है। ठीक, ये हो गया। उसके बाद देखिए बी का मान तो हमें 6 दिया ही है, यहाँ पे 6 दिया ही है, तो बी का मान सभी में 6 कॉमन है, तो यहाँ पर बी का मान 6 ले लेंगे। ठीक, अब देखिए इसके सहायता से करेंगे, तो यहाँ पर पहले करेंगे, इसीलिए आर का मान 1 रखेंगे, 1 है यहाँ पे, पहले 1 लेंगे, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे और ये सारा का सारा प्रूव कर देंगे। ये लिए तो चूँकि यूक्लिड विभाजन की इस सूत्र से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये हमारा क्या है, सॉरी ये हमारा पूर्णांक संख्या है, एक हमारा पूर्णांक संख्या धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या। ठीक, यहाँ पर ए यूँ का यूँ रहेगा। ठीक, बी का मान जो कॉमन है 6, क्यों का क्यों रहेगा, क्योंकि ये हमेशा पूर्णांक ही रहेगा, पूर्णांक में मतलब 1 2 3 4 5 6 होता है रहेगा ही। ठीक, यहाँ पर देखिए एक स्टेप में ही हमें ये कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक प्राप्त हो गया यहाँ। अब दूसरा स्टेप चलिए, इसीलिए यहाँ पर आर का मान 3 लेंगे, चूँकि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए का मान हो जाएगा, बी के स्थान पर 6 रखेंगे, प्लस कितना लिया है आर का मान 3 यहाँ पर इसीलिए दे दीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। अब लेंगे आर का मान 5, तो चूँकि ए बराबर बी क्यू प्लस आर से, तो इसीलिए ए का मान हो जाएगा 6 क्यू प्लस आर, सॉरी आर का स्थान पर कितना लिया है 5। ये देखिए सिद्ध हो गया, कोई भी यानी कि ये कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है, ये भी धनात्मक विषम पूर्णांक है, और हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। और हमें इस प्रश्न में यही पूछ रहा था कि हम इसे इस रूप में लिख सकते हैं या नहीं, तो हमने दर्शा दिया कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को इस रूप में लिख सकते हैं। ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है। ठीक, आगे चलते हैं अब प्रश्न नंबर 3 में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 में चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन बहुत ही छोटा है, मतलब छोटा तो है क्या है, समझने के बाद जो है ये आपको लगता होगा क्या करेंगे नहीं करेंगे, ऐसा कोई नहीं है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बस समझ जाइए, बस पूरा आसान है। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कहता है किसी पीरियड में 616 सदस्यों वाली एक सेना, मतलब किसी पीरियड को किसी भी स्थान में 616 सदस्यों वाली एक सेना, ठीक, यहाँ पर सेना है यानी कि आर्मी है, कि टुकड़ी को, ये जो है मतलब एक छोटा सा स्थान पर रहता है, टुकड़ी को 35 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड, मतलब जो मार्च जो करता है किसी भी सम्मान समारोह आर्मी में, तो उसके आगे बैंड वाला रहता है, आर्मी बैंड रहता है, तो उसी बैंड यानी कि वह बैंड रहता है। लेकिन इस क्वेश्चन में कितना बैंड है, 32 बैंड वाला है, ठीक ना। आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, किसको मार्च करना है, ये जो है 616 सदस्य वाला आर्मी, ये इसको इस 32 बैंड वालों आर्मी बैंड वालों के पीछे मार्च करना है। ठीक, तो देखिए
ये तो इसके पीछे मार्च करेगा। क्या आगे बढ़िए क्या बोल रहा है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। मतलब ये 32 जो है हमारा पंक्ति हो जाता है, पंक्ति हो जाता है, ये 32 हमारा पंक्ति हो जाता है। और इसको जो है ना स्तंभ ऐसे करके बढ़ता जाएगा, यह स्तंभ बढ़ता जाएगा, ठीक ना। तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों के में मार्च करना है। तो इसी के पीछे जो है ना, इस बैंड वाले के पीछे मार्च करना है, ना कि इधर 32 से आगे इधर बढ़ाना है सेना वाला झुंड, ना ही इधर बढ़ाना है, इसी 32 के पीछे करना है। तो अब यहाँ पर पूछता है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। इन स्तंभों के जो है ना, बोलता है इधर ये स्तंभ जो दिए हैं, इस स्तंभ के अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। इधर बोल रहा है अधिक से अधिक संख्या क्या हो सकता है स्तंभों की। तो देखिए, तो आप सोचिए स्तंभों की संख्या इधर अधिक से अधिक हमें ज्ञात करना है, तो क्या करना पड़ेगा। तो कॉमन सी बात है कि इसका हम एचसीएफ निकालेंगे, क्योंकि एचसीएफ का मतलब ही है क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब अधिक से अधिक क्या है उसमें कॉमन क्या है, किसी भी संख्या में सबसे बड़ा अंक कौन सा है, यही चीज़ बताता है हमें एचसीएफ। तो अगर ये 616 और 32 को 616 और 32 का एचसीएफ निकाल लेते हैं, तो हमें क्या निकाल जाएगा, अधिकतम से अधिकतम स्तंभों की संख्या ज्ञात हो जाएगा। तो चलते हैं अभी एचसीएफ निकालने के लिए। आपको क्वेश्चन आ जाएगा, तो आप पहले लिखिएगा क्या अधिक से अधिक स्तंभों की संख्या ज्ञात करने के लिए सॉल्यूशन दे करके अधिक से अधिक स्तंभों की संख्या को ज्ञात करने के लिए एचसीएफ ज्ञात करना होगा। तो एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के सहायता से, तो लिखेंगे यहाँ पे, चूँकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से उसका सूत्र क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक, यहाँ पर दो संख्या दिया गया है, 116 में 32 से भागा दे देना है। उसमें के बाद कितना बार में खा जाएगा, एक बार में खाएगा, 32 का 32 11 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9, और यहाँ 5 में से 3 जाएगा 2। अब देखिए 6 उतर जाएगा, यहाँ पे 6 उतरने के बाद देखिए कितना बार में खा जाता है, 9 तिया 27, 9 से खा जाएगा, 9 दूनी 18, बाकी 1, 9 18 9 तिया 27, 27 1 28, 16 में से 8 जाएगा तो 8 में से 8 जाएगा तो 0, यानी कि कट्टी यहाँ पर ले लीजिए। ठीक, उसके बाद ये हमारा शेषफल है, शेषफल को आप भाजक बनाएंगे। ठीक, शेषफल को भाजक बना दिए और भाजक को हम क्या बना देंगे, भाज्य बना देंगे। तो यहाँ पर 32 दे दिए, कितना बार में डिवाइड हो जाएगा, 4 दफ़े में, 8 चौके 32 कैंसिल, अर्थात यहाँ पर 0 प्राप्त हो गया। तो स्टेप बाय इसे लिख देते हैं। यहाँ से पहले देखिए क्वेश्चन में जैसा हम कि बताए थे सो ट्रिक, क्वेश्चन में से सबसे बड़ा जो रहेगा उसको भाज्य के स्थान पर लिख देंगे। 6 से 16 बराबर 32 को यहाँ पर लिख दिए। ठीक, उसके बाद यहाँ तो हो गया, भाज्य भी लिख दिए, भाजक भी लिख दिए। अब भागफल को लिखेंगे, भागफल कितना हो जाता है 19, और शेषफल हमारा इस स्टेप में, पहला ये 2 स्टेप में पूरा हुआ है, 2 स्टेप में पूरा हुआ है, इस स्टेप में भागफल कितना है 8। उसके बाद दूसरा हम जाएंगे, यहाँ पर ये भाजक बन जाएगा भाज्य 32, ये शेषफल बन जाएगा हमारा क्या भाजक, तो 8 गुना 4 किए वहाँ पे प्लस 0 हो जाता है। जब हमें यहाँ 0 प्राप्त हो जाता है तो यहाँ पर जो शेषफल थी भाजक होता है वही हमारा एचसीएफ हो जाता है। तो इसीलिए HCF = 8। तो हम लिख सकते हैं कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है। यहाँ पर आप सिर्फ 8 बैठा दीजिएगा, यहाँ पर अतः के स्थान पे, यहाँ से लिखना है यहाँ तक, और यहाँ क्या है तो क्या स्थान पर 8 बैठा दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर।
प्रश्न 4 में समझिएगा, ध्यान से समझिएगा क्या कर रहा है प्रश्न 4 में। वही चीज़ जो हम ज्ञात कर रहे हैं वही चीज़ बोल रहा है, लेकिन इसमें सिर्फ वर्ग दे दिया गया। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, ठीक ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो सूत्र दिया गया है उसका प्रयोग करके किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, क्या बोला यहाँ पर देखिए, धनात्मक पूर्णांक दिया गया है, ना कि इसमें बताया है कि धनात्मक विषम पूर्णांक या सम पूर्णांक। तो अर्थात यहाँ पर जो है ना धनात्मक की ओर जाएंगे और 1 से लेकर जितना मन होगा ले सकते हैं, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक का वर्ग ये लेंगे, मान लिए कि क्या धनात्मक पूर्णांक हमारा a है, ठीक। मान लिए इसमें बता रहे हैं धनात्मक पूर्णांक मान लिए a है, इसका वर्ग अगर करेंगे, इस धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करेंगे यानी कि स्क्वायर करेंगे वर्ग किसी पूर्णांक m यानी कि कोई भी पूर्णांक m के लिए इस प्रकार से लिखा के रूप में होता है, मतलब इस प्रकार से उसे लिखा जा सकता है या नहीं, ये चीज़ हमें दर्शाना है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि किसी पूर्णांक m के लिए धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, इसका अगर वर्ग करेंगे तो इस रूप से लिखा जाएगा या नहीं, ये चीज़ हमको दर्शाना है। तो यहाँ पर देखिए जैसा कि हम सभी में r का मान निश्चित कर देते हैं, क्या हो जाता है, तो r का मान क्या होता है, b यानी कि भाजक से कम होता है, ठीक। r का मान क्या होता है, भाजक से कम होता है। अगर इसको हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के सूत्र से रिलेटेड करते हैं तो इसका मान क्या हो जाएगा, b, ठीक। ये किसके स्थान पर है, क्यों के स्थान पे है, ठीक। इसमें r का मान क्या हो जाएगा, इसमें 0 है, r का मान 0 r का मान हमेशा क्या होगा, भाजक से छोटा हो जाएगा। इसमें देखिए b के स्थान पर 3 है, क्यों के स्थान पर m है और r के स्थान पर 1 है, ठीक। ये चीज़ के फॉर्म में हमें बोल रहा है। यहाँ पर देखिए 3 है, इसमें हम निर्धारित कर सकते हैं क्या चीज़, r का मान हमेशा भाजक से कम होता है। तो यहाँ पर 2 हो सकता है, 1 हो सकता है या फिर 0 भी होता है, ठीक। ये 3 चीज़ हो सकता है, हमें इस फॉर्म में बोल रहा है दर्शाने के लिए, ठीक। तो आगे चलते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के सूत्र पर इसको बैठाते हैं। बस बहुत ही आसान है ये भी। यहाँ पर पहले सॉल्यूशन दे दिए। पहले मान लेंगे कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या है और उसका हम वर्ग करेंगे, ठीक। माना कि a कोई धनात्मक विषम नहीं दिया है, सिर्फ पूर्णांक दिया, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक। तो हम इसको सॉल्व करेंगे किसके सहायता से, यूक्लिड का जो सूत्र है उसके सहायता से। इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे चूँकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से उसका सूत्र क्या है, a बराबर b क्यों प्लस r, वेयर जहाँ क्या है, b का मान निश्चित कर दिए हैं यहाँ पे 3 और r का मान क्या हो जाएगा, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और कितना हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ठीक। ये हो गया। अब क्यों का मान m दिया है, सभी में कॉमन है m, ठीक। m तो दे दिया है क्यों का मान, लेकिन ये क्या है, m क्या बोला है, किसी पूर्णांक m के लिए, ये पूर्णांक किसी भी कोई भी पूर्णांक है, कोई भी पूर्णांक धनात्मक हो या ऋणात्मक कोई भी हम ले सकते हैं। ये धनात्मक पूर्णांक m है या फिर कोई भी पूर्णांक है, ये क्या है, पूर्णांक है, ये हमारा पूर्णांक हो गया, ठीक। तो चलिए आगे। तो यहाँ पर ये तो हमारा निश्चित हो गया। तो इसीलिए अब हमको क्या करना है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना है हमको। तो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करेंगे, इसके लिए सर्वप्रथम यहाँ पर देखिए r का मान 3 ठो है, तो 0 से स्टार्ट करेंगे और 2 तक जाएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसीलिए r बराबर हम 0 लिए, 0 का मान लेकर करके 0 का मान ले लिए। अब यहाँ पर रखना है मान उसका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के, चूँकि a बराबर b क्यों प्लस r। एक बात यहाँ पर जो है r का मान हम m नहीं लेंगे, इसमें मान आ जाएगा। इसमें एक बात यही ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ तो क्यों इज इक्वल टू m तो है, m तो हम लेंगे लेकिन इस टाइम नहीं, इसको माना गया है कोई, क्योंकि यहाँ पर कोई भी पूर्णांक दिया गया है ना कि अंक दिया गया, ठीक। तो यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा, b का मान 3, क्यों का मान कितना, क्यों ही लेंगे और r का मान हम 0 लिए हैं तो 0 हो गया, ठीक। तो हमारा कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। अब देखिए हमें क्या बोल रहा है कि इसमें वर्ग करने के लिए बोल रहा है, ठीक ना। ये धनात्मक पूर्णांक है, ये धनात्मक पूर्णांक है, ये हमारा, इसमें क्या बोल रहा है, वर्ग करने के लिए। इसमें जब हम वर्ग करेंगे तो सब यहाँ पर वर्ग करेंगे तो हम पहले लिखेंगे भी वर्ग करने पर दोनों तरफ, यहाँ दोनों तरफ दे दो, दोनों तरफ
दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर भी आएगा और 3 क्यूब का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 3 का स्क्वायर 9 और क्यों का स्क्वायर क्यों ही हो जाएगा। यहाँ पर क्या बोला है, क्यों कोई पूर्णांक है, कोई भी पूर्णांक है। अब यहाँ पर एक मान रखें, 2 रखें या -1 रखें, 0 रखें, कुछ भी रखें, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा पूर्णांक। तो इसीलिए यहाँ पर लेट मानेंगे, लेट क्यों स्क्वायर इज इक्वल टू एम। इसीलिए जब यहाँ क्यों स्क्वायर के स्थान पर एम रखेंगे तो ये क्या माना जाएगा, इसीलिए ए स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी इसमें कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे इसको 9 क्यों स्क्वायर को हम 3 इंटू 3 क्यों स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और 3 इंटू क्यों स्क्वायर को हम एम मान लिए। जब इसके स्थान पर एम रखेंगे, इसके स्थान पर 3 क्यों स्क्वायर पर हम जब मान एम रखेंगे तो हो जाएगा क्या हमारा 3 और एम। यहाँ पर देखिए ये पूर्णांक कोई भी क्या है, धनात्मक पूर्णांक है और उसका वर्ग किए तो हम इस फॉर्म में लिख दिए। एक चीज़ तो साबित हो गया, अब दूसरा भी साबित करना है इस फॉर्म में लिखा जा सकता है या नहीं। तो इसमें अब पहले हम क्यों का आर का मान कितना लिए थे, 0 लिए थे, अब आर का मान लेंगे 1। ठीक, तो चूँकि क्या होता है यूक्लिड विभाजन का सूत्र, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक, ए का मान ये कोई धनात्मक पूर्णांक है और बी के मान हम कॉमन कर दिए हैं 3। ठीक, और क्यों का मान हमको क्यों ही लेना है और आर का मान 1 है तो 1 ही लेंगे। ठीक, उसके बाद इसे लिख देंगे जो फॉर्म में आएगा क्यों प्लस 1। ठीक, उसके बाद देखिए अब दोनों तरफ क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे। अब आगे नहीं लिखा जा सकता है तो इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर। ठीक, 3a प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर पर इसको बैठा सकते हैं, तो बैठाइए इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर। तो ए स्क्वायर ये a के स्थान पर है और ये b के स्थान पर है, तो इसे क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर यानी कि 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2ab। ए के स्थान पर क्या है 3 क्यू प्लस इंटू 1 b के स्थान पर है प्लस बी स्क्वायर बी का स्थान पर 1 है तो 1 का स्क्वायर। ठीक, इसके बाद आगे बढ़िए, ये हो गया। अब आगे चलिए, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू 6 क्यों हो जाएगा ना, 6 क्यों, इसको आपस में गुना करिएगा, 3 दूनी 6 और क्यों क्या क्यों, ये का कोई अर्थ नहीं होगा, 1 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें क्या करना है, ये क्यों, इसमें कॉमन क्या आ रहे हैं देखिए, तो इसमें 3 ले लेंगे कॉमन। ठीक, इसके बाद यहाँ 3 3 9, इसमें से 3 निकालेंगे स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6, तो इसमें 2 आ जाएगा, 2 क्यू प्लस आर। अब देखिए इसको हम क्या मानेंगे एम, क्योंकि इसमें क्यों का मान कुछ भी रख सकते हैं तो हमारा क्या ही प्राप्त होगा, पूर्णांक ही प्राप्त होगा। यहाँ पर पूर्णांक बोल रहा है, हमें क्या प्राप्त होगा, पूर्णांक ही प्राप्त होगा। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसको मानेंगे। अब ये पूरे को क्या मान लेंगे, लेट मीन्स मानना। ठीक, 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू इज इक्वल टू एम। इसीलिए 3 ए क्यू इज इक्वल टू 3, यहाँ पर जब इसका मान m रख देंगे तो m आ जाएगा मात्र +1। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इसको मिलाइए, 3m + 1, यहाँ पर हाँ 3m + 1 प्रूव्ड हो गया। अब आगे भी हम कर सकते हैं, यहाँ पर r का मान 2 भी रख सकते हैं, लेकिन हमको मात्र 2 ही यहाँ पर बोल रहा था, तो यहीं पर हमारा प्रूव्ड हो जाता है। तो चलते हैं आगे के प्रश्न में, प्रश्न नंबर 5 में। जब इसमें आते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस है पहले वाला क्वेश्चन से। क्या डिफरेंस है, वहाँ पर वर्ग दे दिया था, यहाँ पर घन दे दिया है, मात्र इतना ही। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, ठीक, किसी धनात्मक पूर्णांक, वही किसी धनात्मक पूर्णांक, मतलब कोई भी मान लेंगे, कोई भी धनात्मक पूर्णांक ये है, ठीक, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, ठीक, घन मतलब वहाँ पर हम वर्ग करते थे, घन मतलब ये यहाँ पर किसी ए पर स्क्वायर देते थे, अब इसके स्थान पर क्या कहेंगे, ए के स्थान पर 2 के स्थान पर 3 देंगे, यही बोल रहा है। घन 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है, बस यही हमको दर्शाना है। तो चलिए आशा करेंगे कि उधर का आप समझते गए हैं, तो इसमें भी हमको उतना नहीं समझाना पड़े। तो देखिए यहाँ पर तब पर भी समझा देते हैं, क्या बोल रहा है, ये किसके स्थान पर है, बी के स्थान पर, ये क्यों के स्थान पर, ये भी बी के स्थान पर, ये क्यों के स्थान पर, ये आर के स्थान पर। यहाँ पर आर का मान 0 है, ये बी के स्थान पर, ये क्यों के स्थान पर, ये आर के स्थान पर। अब देखिए आप बोल दीजिएगा आर का मान कितना होगा, बोलिए आर का मान हो जाएगा
8 से कम, यानी कि 1 शून्य भी ले सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7। पहले वाला हम देखिएगा, हम क्या किए थे, सबसे पहले वाला क्वेश्चन 2 नंबर के क्वेश्चन में 2 4 6 को छोड़ दिए थे, क्योंकि वहाँ बोल रहा था विषम संख्या, और विषम संख्या विषम धनात्मक पूर्णांक पुराने के लिए हमको सम संख्या में विषम जोड़ेंगे तभी हमें विषम संख्या प्राप्त होगा। इसमें नहीं छोड़ेंगे क्योंकि यहाँ मात्र दिया है धनात्मक पूर्णांक। ठीक, तो चलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से हम इसको सिद्ध करते हैं। पहले सॉल्यूशन दे दिए। ठीक, यहाँ लिखेंगे माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो चूंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से, चूंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के सहायता से, या यहाँ पर भी लिख सकते हैं से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक, तो इसका सूत्र क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये हमारा क्या है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक है। इसमें यहाँ पर लिखेंगे ये क्या है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक, कोई धनात्मक पूर्णांक लिख भी सकते हैं या फिर नहीं भी लिख सकते हैं। धनात्मक पूर्णांक बी क्या है हमारा, बी का मान कितना है, यहाँ पर हम 9 लेंगे, या फिर 3 भी ले सकते हैं, क्योंकि इस पूर्णांक में हमें मान आ जाता है, लेकिन हम 9 ही मानेंगे। ठीक, अब देखिए क्यों का मान पूर्णांक, कोई भी पूर्णांक या धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, या निश्चित नहीं किया है, कोई भी पूर्णांक है। ठीक, आर क्या है हमारा, आर का मान यहाँ से 9 से सारा कम होगा, 9 से 8 तक हम लिख सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक लिखेंगे मात्र। ठीक, ये हमारा ये हो गया। तो यहाँ पर एक तरफ से लेते जाएंगे, लेकिन आप सोचेगा कि सर इतना करते करते तो बिहान हो जाएगा, लेकिन नहीं करना है, क्योंकि हमारा दो में ही पूर जाएगा, 3 में ही पूर जाएगा, मात्र 3 ठो करेंगे, इसी में पूर जाएगा। ठीक, तो चलते हैं, पहले आर का मान लेंगे 0। सारा चीज़ तो यहाँ निश्चित है, सारा चीज़ निश्चित है, ये भी निश्चित है एक प्रकार से, इसको हम एम मान लेंगे, ये अनिश्चित है तो इसीलिए हम इसका मान लेंगे। तो इसीलिए आर इक्वल टू 0 पर 0 लेंगे। 0 लेने के बाद देखिएगा क्या है सूत्र, इसीलिए चूँकि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक, बी का मान कितना है 9, क्यू का मान क्यों ही रहने देंगे क्योंकि इसको आगे मानेंगे, आर का मान 0 लिए हैं। ठीक, इसको हम मात्र 9 क्यों लिखेंगे। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, हम घन करेंगे, यहाँ की घन करने के लिए बोल रहा है, तो घन करेंगे दोनों तरफ घन करने पर, यानी कि क्यूब करने पर, तो ए क्यूब बराबर 9 क्यूब, ये हो गया। उसके बाद 9 का क्यूब कितना होगा, याद है, नहीं याद है तो यहाँ पर कर लीजिएगा, 9 गुना 9 इंटू 9, इसका मतलब यही हुआ 9 में 81। ठीक, 81 गुना 9 फिर कर दो, कितना हो जाएगा, 9 8 9 72 729, 8 9 72 729। ठीक, सात 729 और क्यों का स्क्वायर क्यों ही रहेगा, क्योंकि क्यूब। ठीक, अब हमको लेना क्या है, हमको पुराना है 9m, तो इसमें से 9 निकाल देंगे, इस जो उधर क्यूब गुना में बचेगा उसको हम m मान लेंगे। ठीक, 9 निकाल दो, 9 इंटू यहाँ देखो निकालने के बाद क्या बच जाता है 81, ये क्यों मान लेंगे, क्यों क्यूब मान लेंगे। ठीक, ये हो गया हमारा। अब इसको हम क्या मान लेंगे, यहाँ पर इसको हम 81 क्यों क्यूब को क्या मान लेंगे, एम, लेट 81 क्यूब इज इक्वल टू एम, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा 9 क्यूब, जो कि हमें यहाँ पर प्रूव्ड हो चुका है। एक चीज़ अब देखिएगा,
आगे कर देते हैं। ये तो हो गया। हमको तो नहीं करना चाहिए क्योंकि इसी प्रकार से इसी स्टेप से यहाँ पर आर का मान 1 लीजिएगा इसके बाद और 2 लीजिएगा, इसी में पुर जाएगा। अब इसमें आगे हमें क्या करना पड़ेगा, मात्र a + v का क्यूब का सूत्र याद रहेगा, आगे बन जाएगा। इसका सूत्र हम बता देते हैं। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, a + b का क्यूब हो जाएगा a³ + b³ + 3ab × a + b, ये हमारा सूत्र हो जाएगा। ठीक, इस सूत्र पर बैठा करके आगे आप बना लीजिएगा। बस क्या करना है, इसी स्टेप पर बैठाते जाना है। यहाँ क्यों का मान तो ये वही हो रहेगा, आर के स्थान पर हम आगे के स्टेप में 1 ले लेंगे। ठीक, उसके बाद जो यहाँ पर 9 निकाल लेना, 9 के बाद इधर जितना भी गुणनफल बचेगा उसको m मान लेंगे, और यहाँ पर एक को छोड़ करके इधर सारा को क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर 9 को मान ले लेंगे, इसके गुणाम जो बचेगा उसको हम क्या लेंगे, मान लेंगे, m मान लेंगे। और यहाँ पर 8 आपने आ जाएगा, क्यूब करिएगा 2 का क्यूब करिएगा तो 2 का क्यूब 8 हो जाता है। ठीक, तो आगे स्टेप कर करके ये दोनों को आप कर लीजिए। आशा करते हैं आपको बेहतरीन रूप से समझ में आया होगा। ठीक, तो अब चलते हैं प्रश्नावली 1.2 पर मिलेंगे। ठीक, ओके, बाय बाय।